एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये आपकी रिवीजन क्लास है। कक्षा 9 एसएसटी का रिवीजन क्लास है। इन प्रश्नों को आपको पहले बताया जा चुका है। इस सेशन में मैं दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें 3 मॉडल पेपर को एक सेशन में जोड़कर आपके पास भेज रहा हूं। 20-20 प्रश्न के 3 मॉडल पेपर हैं। तीनों को एक सेशन में जोड़ा हूं। कुल 60 प्रश्न किए हैं। तो चलिए भाई, ये शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, जिनका भी नंबर है आपके पास कि ये सेशन चालू है। तो चलिए, इस सेशन का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है? फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम पूछ रहा है भाई। निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है? नेशनल असेंबली, स्टेटस जनरल, नेशनल कन्वेंशन, डायरेक्टरी। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से कौन फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है? नेशनल असेंबली, स्टेटस जनरल, नेशनल कन्वेंशन, डायरेक्टरी। तो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम है स्टेटस जनरल। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई है? मॉस्को में हुई है, या सेंट पीटर्सबर्ग में, या लेनिनग्राड में, या ताशकंद में? प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन देखें और उत्तर करने का प्रयास करें। खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, लेनिनग्राड में, या ताशकंद में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दे भाई। तो खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई? सेंट पीटर्सबर्ग में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। खूनी रविवार की घटना सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाए। रूसी क्रांति के बाद कौन सी व्यवस्था रूस में आई? रूसी क्रांति कब हो रही? 1917 में। 6 नवंबर 1917 को रूसी क्रांति हुई। तो रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? ये तानाशाही आई, या साम्यवादी व्यवस्था आई, या पूंजीवादी व्यवस्था आई, या नाजीवादी व्यवस्था? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी व्यवस्था रूस में आई। रूसी क्रांति के पश्चात साम्यवादी व्यवस्था रूस में आई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 4, रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? शेरपा नाम से, या मारू रायका नाम से, या थारू नाम से, या बंजारा नाम से? रेगिस्तान इलाकों में ऊंट पालकों को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। शेरपा, मारू रायका, थारू,
या बंजारा नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को मारुराइका नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। रेगिस्तानी इलाकों के ऊंट पालकों को मारुराइका कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5, इंदिरा पॉइंट स्थित है लघु अंडमान में या मध्य अंडमान में या ग्रेट निकोबार में या कन्याकुमारी में? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। इंदिरा पॉइंट स्थित है लघु अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में या कन्याकुमारी में? तो भाई इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार में। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है या बिहार है या राजस्थान है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है भाई, राजस्थान। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्री तट पर है? ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्री तट पर है? तो ये हिंद महासागर तट पर है या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। ताप्ती नदी का मुहाना किस समुद्री तट पर है? हिंद महासागर तट पर या अरब सागर तट पर या बंगाल की खाड़ी में या इनमें से किसी तट पर भी नहीं है? तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर दें भाई। ताप्ती नदी का मुहाना अरब सागर तट पर है, समुद्री तट अरब सागर पर है भाई। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रही? मंगलौर में या मासिनराम में या महाबलेश्वर में या चेन्नई में? भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक वर्षा
होती है, कहाँ होती है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भाई करने का प्रयास करें। मंगलौर में, मासिनराम में, महाबलेश्वर में या चेन्नई में? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है भाई मासिनराम में। मासिनराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय जनगणना के इतिहास में सन 1911 से 1921 के बाद कौन से जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जुड़ी? प्रश्न को फिर दोबारा समझें। भारतीय जनगणना के इतिहास में सन 1911 से 1921 के बाद कौन से जनगणना वर्ष में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जुड़ी है? तो ये 1921 से 1931 के बीच, या 2001 से 2011 के बीच, या 1991 से 2001 के बीच, या 1971 से 1981 के बीच? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो 1911 से 1921 के बाद सबसे कम जनसंख्या किस दशक में रही है? तो ये आपको बताना है। तो ये रही 2001 से 2011 की जनगणना। भारतीय जनगणना के इतिहास में सन 1911 से 1921 के बाद पिछले जनगणना वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से जनसंख्या कम हुई 2001 से 2011 तक। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है? निम्न में से कौन सा लोक निर्माण का साधन नहीं है? तो ये राजनीतिक दल नहीं है, या टेलीविजन नहीं है, या रेडियो नहीं है, या टेलीफोन नहीं है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोकतंत्र निर्माण का साधन राजनीतिक दल भी है, टेलीविजन भी है, रेडियो भी नहीं है। साधन नहीं है पूछ रहा, तो ये साधन नहीं है टेलीफोन। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या जवाहरलाल नेहरू थे, या बी.एन. राव थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा आपसे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। ये केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। केंद्र शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। केंद्र शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार
सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्त समिति के अध्यक्ष, और आपसे पूछा जा रहा अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है? किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है भाई? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दें। तो न्यायपालिका को माना जाता है, या विधान पालिका को, या कार्यपालिका को, या इनमें से किसी को भी नहीं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दें। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में माना जाता है? तो ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है भाई? न्यायपालिका है, न्यायपालिका को माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14, सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये वर्ष 1979 में गठन किया गया, या वर्ष 1982 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया, या वर्ष 1999 में, या वर्ष 1960 में भाई? सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया है वर्ष 1979 में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, सूचना सामग्री में शामिल है। सूचना सामग्री में क्या शामिल है भाई? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन देखें। प्रेस विज्ञप्ति शामिल है, या ईमेल शामिल है, या अभिलेख शामिल है, या ये सभी शामिल है? सूचना सामग्री में क्या शामिल है? तो सूचना सामग्री में प्रेस विज्ञप्ति भी शामिल है, ईमेल भी शामिल है, अभिलेख भी शामिल है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी सूचना सामग्री हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है? प्रश्न नंबर 16, ये चुनाव का होना आवश्यक है, या सरकार का होना आवश्यक है, या अधिकारों का होना आवश्यक है, या राष्ट्रपति का होना आवश्यक है? लोकतंत्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए किसका होना आवश्यक है? चुनाव का, सरकार का, अधिकारों का, या राष्ट्रपति का? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? प्रश्न नंबर 17, ये शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत, या प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत,
या मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत या ये सभी के अंतर्गत? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं? तो ये वो बेरोजगारी का नाम है भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन असुरक्षित समूह में शामिल है? निम्न में से कौन असुरक्षित समूह में शामिल हैं? ग्रामीण कृषि श्रमिक या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या ये सभी? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। कौन असुरक्षित समूह में शामिल हैं? ग्रामीण कृषि श्रमिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या ये सभी? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। कौन असुरक्षित समूह में शामिल हैं? तो एक ग्रामीण कृषि सेवक भी हैं, अनुसूचित जनजाति भी है और अनुसूचित जातियां भी हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 18 का डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति रोजगार की उपलब्धता से पूर्ण होता है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होता है, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होता है या संपन्न होकर दूसरे व्यक्ति को रोजगार देता है। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें रोजगार की उपलब्धता से पूर्ण होता है। नहीं भाई, रोजगार की उपलब्धता से पूर्ण नहीं होता निर्धन व्यक्ति, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होता है भाई। निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, खाद की पहुंच का तात्पर्य क्या है? खाद की पहुंच का तात्पर्य क्या है? खाद की उपलब्धता में बाधा या प्रत्येक व्यक्ति को खाद उपलब्ध कराना या पौष्टिक भोजन के लिए धन उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर दें भाई। खाद की पहुंच का तात्पर्य क्या है? खाद की उपलब्धता में बाधा या प्रत्येक व्यक्ति को खाद उपलब्ध करवाना या पौष्टिक भोजन के लिए धन उपलब्ध कराना या उपरोक्त सभी? तो भाई खाद की पहुंच का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति को खाद उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये मॉडल पेपर नंबर 2 जो इस सेशन का एक साथ इस सेशन में जोड़ दिया हूं, इसका पहला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी? ये रूस की क्रांति थी या इंग्लैंड की क्रांति थी या फ्रांस की क्रांति थी या अमेरिका की क्रांति? टेनिस कोर्ट की सभा से कौन सी क्रांति संबंधित है? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित है?
तो ये फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति टेनिस कोर्ट की सभा से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, समाजवाद का जनक कौन है? समाजवाद का जनक, तो समाजवाद का जनक रूसो हैं, या मार्टिन लूथर हैं, या स्टालिन हैं, या कार्ल मार्क्स हैं? देखिए भाई, ये आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे तो समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। आपके प्रश्न में ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें रॉबर्ट ओवन का नाम नहीं है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो समाजवाद का जनक कौन था? रूसो थे, मार्टिन लूथर थे, स्टालिन थे, या कार्ल मार्क्स? तो समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन रूसो की क्रांति से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित विद्वान कौन सा है? ये लेनिन है, अब्राहम लिंकन है, रूसो हैं, या बिस्मार्क हैं? निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? लेनिन, अब्राहम लिंकन, रूसो, या बिस्मार्क? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। रूस की क्रांति से संबंधित कौन था? तो रूस की क्रांति से संबंधित थे लेनिन महोदय। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? तो बेकार भूमि कर, या चराई कर, या घरी कर, या उपज कर? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया गया? बेकार भूमि कर, चराई कर, घरी कर, या उपज कर? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा चराई कर लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, या 7,747 मीटर, या 6,646 मीटर, या 5,545 मीटर? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलिए भाई उत्तर देते रहें, और सेशन के लास्ट में बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी जो आपके दोस्त हैं वो सब सेशन को देख लें। और सेशन देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कि अगला जो वीडियो पहुँचे उनके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, अगला वीडियो उनके पास पहुँच सके। तो प्रश्न नंबर 5, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो ये है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। दून एवं द्वार जैसी घाटी किस हिमालय की घाटी है? दून एवं द्वार जैसी घाटी
किस हिमालय की घाटी है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो बृहद हिमालय की घाटी है, या लघु हिमालय घाटी है, या शिवालिक हिमालय घाटी है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, दून एवं द्वार जैसी घाटी किस हिमालय की घाटी है भाई? तो ये है शिवालिक हिमालय की घाटी। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, शिवालिक पर्वत स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। शिवालिक पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये उत्तरी भारत में स्थित है, या पूर्वी भारत में, या पश्चिमी भारत में, या दक्षिणी भारत में? शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर देते रहे भाई। शिवालिक पर्वत उत्तरी भारत में स्थित है, या पूर्वी भारत में, या पश्चिमी भारत में, या दक्षिणी भारत में? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दें। तो शिवालिक पर्वत स्थित है उत्तरी भारत में भाई। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये सतलुज गिरती है, या नर्मदा, या दामोदर, या महानदी? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 8, चलिए भाई बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माह, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? मई में होती है, या जुलाई में, या अगस्त में, या जनवरी में? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा अगस्त माह में होती है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है? प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 943 है, या 970 है, या 972 है, या 980 है? प्रश्न नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी भाई? तो ये संख्या है 943। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? ये ग्रीक भाषा, या लैटिन भाषा, या उर्दू भाषा, या अरेबिक भाषा? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। अगर यहाँ पे अंग्रेजी रहे
तो आप अंग्रेजी को ही लगाना। अगर ऑप्शन में अंग्रेजी शब्द नहीं है तो डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो डेमोक्रेसी शब्द अंग्रेजी भाषा से बना है। और डेमोक्रेसी यहाँ पूछा जा रहा, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो एक ग्रीक भाषा होगा भाई, यहाँ पे अंग्रेजी नहीं है, ग्रीक भाषा होगा भाई। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यंग इंडिया पत्रिका किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से, या महात्मा गांधी से, या भीमराव अंबेडकर जी से, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से? यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद से? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। यंग इंडिया पत्रिका संबंधित है महात्मा गांधी से। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है? भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है? प्रधानमंत्री का होता है, या राष्ट्रपति का, या संसद का, या इनमें से किसी का नहीं? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में सरकार पर किसका प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो भारत में सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है संसद का। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये शामिल होते भाई। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? ये समानता का अधिकार हटा दिया गया, या स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया, या संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? ये अक्टूबर 2005 में, या जनवरी 2005 में, या अक्टूबर 2001 में,
या जनवरी 2002 में? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में सूचना का अधिकार अक्टूबर 2005 में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, मानव पूंजी में निवेश देश की उत्पादक क्षमता या शक्ति में करता है, कमी करता है या वृद्धि करता है या दोनों या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। मानव पूंजी में निवेश देश की उत्पादक शक्ति में क्या करता है भाई? वृद्धि करता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, निर्धनता के निर्धारण में शहरी क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिमाह की आय का स्तर वर्ष 2000 में कितना निर्धारित किया गया था? फिर से प्रश्न को देख लें। निर्धनता के निर्धारण में शहरी क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिमाह की आय का स्तर वर्ष 2000 में कितना निर्धारित किया गया था? 454 रुपये या 510 रुपये या 700 रुपये या 1000 रुपये? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। निर्धनता के निर्धारण में शहरी क्षेत्र में व्यक्ति की प्रतिमाह की आय का स्तर वर्ष 2000 में कितना निर्धारित किया गया था? तो ये है 454 रुपये। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में कौन कौन राज्य लाभान्वित हुए? उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुए हैं? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुआ या पंजाब लाभान्वित हुआ या हरियाणा लाभान्वित हुआ या ये सभी लाभान्वित हुए? उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में कौन कौन से राज्य लाभान्वित हुए? तो हम आपको बताते हैं, ये सभी राज्य लाभान्वित हुए हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक क्या है? प्रश्न नंबर 20, बफर स्टॉक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भुगतान है या गेहूं चावल का भंडार है या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भोजन की समस्या को हल करना है या ये सभी हैं? तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है? ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भुगतान बफर स्टॉक के अंतर्गत आता है। गेहूं चावल का भंडारण बफर स्टॉक के अंतर्गत आता है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भोजन की समस्या को हल करना बफर स्टॉक के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए मॉडल पेपर नंबर 3 का पहला प्रश्न। इस सेशन में 3 मॉडल पेपरों को एक साथ जोड़कर आपके सामने पेश किया हूं, आपके सामने भेज रहा हूं। तो ये तीसरा मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? 27 जून 1789 को,
या 5 जून 1789 को, या 14 जुलाई 1789 को, या 20 जून 1791 को? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? 27 जून 1789, 5 जून 1789, 14 जुलाई 1789 या 20 जून 1789 को? प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था 27 जून 1789 को। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? प्रश्न नंबर 2, किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? ये साइबेरिया से हुई थी, या पेरिस से, या पेट्रोग्राड से, या व्लादिवोस्टॉक से? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस स्थान से 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? साइबेरिया से, पेरिस से, पेट्रोग्राड से, या व्लादिवोस्टॉक से? तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई पेट्रोग्राड से भाई, पेट्रोग्राड से। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था भाई? ये निकोलस प्रथम था, या निकोलस द्वितीय, या पीटर महान, या लेनिन? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर दें भाई। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय रूस का जार थे, जार कौन था? जार थे निकोलस द्वितीय। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? ये भावर कहलाती हैं, या रेवड़ कहलाती हैं, या ठूंठ कहलाती हैं, या खड्ड कहलाती हैं? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। फसलों की कटाई के बाद खेत में रह जाने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो भाई ये कहलाती हैं ठूंठ। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, शिपकीला दर्रा भारत को जोड़ता है। शिपकीला दर्रा भारत को जोड़ता है किससे? पाकिस्तान से, या चीन से, या भूटान से, या नेपाल से? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। शिपकीला दर्रा भारत को जोड़ता है पाकिस्तान से, चीन से, भूटान से, या नेपाल से? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो शिपकीला दर्रा भारत को किससे जोड़ रहा है? चीन से भाई। शिपकीला दर्रा भारत को जोड़ता है चीन से। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, बोमाडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमाडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है,
या हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में, या अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है भाई, अरुणाचल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। जो जिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है भाई? जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू और उधमपुर को, या जम्मू और कठुआ को, या श्रीनगर और लेह को, या श्रीनगर और कुपवाड़ा को। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। जो जिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है भाई श्रीनगर और लेह को, श्रीनगर और लेह को। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 1985 में आरंभ की गई, या 1960 में, या 2015 में, या 2005 में। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। गंगा कार्य योजना कब आरंभ की गई थी? तो गंगा कार्य योजना आरंभ करने का वर्ष है 1985। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मौसम, भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, या योजना आयोग द्वारा, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, या अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, या योजना आयोग द्वारा, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, या अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा। तो भारत में मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा की जाती है। प्रश्न 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10। वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है, या उत्तर प्रदेश, या हरियाणा, या राजस्थान। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है हरियाणा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र, जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र नैतिक लोकतंत्र है, या आर्थिक लोकतंत्र है, या राजनीतिक लोकतंत्र है, या धार्मिक लोकतंत्र है? तो जीवन पद्धति के रूप में भाई लोकतंत्र क्या है? नैतिक लोकतंत्र,
आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र या धार्मिक लोकतंत्र? तो चलिए हम आपको बताते हैं। जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र है भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो हर्षोल्लास दिवस के रूप में, या मानवाधिकार दिवस के रूप में, या स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या गणतंत्र दिवस के रूप में? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? हर्षोल्लास दिवस के रूप में, या मानवाधिकार दिवस के रूप में, या स्वतंत्रता दिवस अधिकार के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, या गणतंत्र दिवस के रूप में? तो प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष, या लोकसभा का अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या लोकसभा का उपाध्यक्ष? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या लोकसभा का उपाध्यक्ष? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ये 10 दिन तक रोक सकती है, या 14 दिन तक रोक सकती है, या 17 दिन तक, या 22 दिन तक? तो धन के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं भाई। धन से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश भी नहीं किया जाता। ये धन से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका प्रमाण कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में पारित होने के बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा इस विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन भाई। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। धन विधेयक से संबंधित मामलों को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न नंबर 16 है भाई। प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है?
तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय अंबेडकर ने कहा है या महात्मा गांधी ने कहा है या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है या इनमें से किसी ने नहीं? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये प्रश्न नंबर भाई ये 15 ही है, प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से किसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो ये कहा गया है अंबेडकर जी द्वारा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ये सीरियल देख लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये प्रश्न नंबर 12 है, फिर ये 13 है भाई। फिर आगे देख लेते हैं, ये प्रश्न नंबर 14 है। फिर अभी आपके सामने जो प्रश्न आया ये प्रश्न नंबर 14 है, 14 है और ये प्रश्न नंबर 15 है भाई। प्रश्न नंबर 15। तो अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? प्रश्न देखें, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दें भाई। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 10 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा, अनुच्छेद 20 के द्वारा या अनुच्छेद 19 के द्वारा? तो अस्पृश्यता का या छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कस्बों में, शहरों में, गांव में या सभी में? शिक्षित बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है शहरों में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? तो ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। 4 वर्ष में या 10 वर्ष में या 7 वर्ष में या 5 वर्ष में? प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा निर्धनता का आकलन कितने वर्षों में किया जाता है? तो भाई ये किया जाता है 5 वर्ष में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19। निर्धनता के सूचक हैं, निर्धनता के सूचक हैं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी या असुरक्षा या सामाजिक अपवर्जन या ये सभी? तो निर्धनता के सूचक कौन है? निर्धनता के सूचक में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी सही है, असुरक्षा भी, सामाजिक अपवर्जन भी। तो आपका प्रश्न 19 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी। निर्धनता के सूचक में ये सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20। भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष कौन सा था? इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष किस वर्ष था? 1943 में या 1990 में या 1947 में या 1920 में?
प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत का सबसे भयानक अकाल वर्ष कौन सा था? तो ये था भाई 1943। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।